अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स। आज हम आप लोगों के साथ लेक्चर एजुकेशन के वो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो पिछले पेपरों में रिपीटेडली आए थे वो डिस्कस करते हैं। इसमें 3 पार्ट्स आएंगे। मैक्सिमम पार्ट जो है वो एजुकेशनल लीडरशिप, एजुकेशनल मैनेजमेंट, करिकुलम वगैरह के बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ रिपीटेडली वो आते रहते हैं। तो चलते हैं वो एमसीक्यूज़ जो पेपरों में रिपीटेडली आए थे वो आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। पास पेपर एमसीक्यूज़। इसमें एजुकेशनल असेसमेंट ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये क्या चीज़ है। अभी हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, बाकी एमसीक्यूज़ की तरफ जाएंगे। एजुकेशनल असेसमेंट is the process of documenting the knowledge and skills of a student. एजुकेशनल असेसमेंट क्या चीज़ है कि किसी स्टूडेंट, ये एक प्रोसेस है एक स्टूडेंट के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन हासिल करना, यानी उसकी स्किल और उसकी इल्म कितना एक स्टूडेंट ने हासिल किया, इसको एजुकेशनल असेसमेंट कहा जाता है। हम एजुकेशनल असेसमेंट को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक को डायग्नोस्टिक असेसमेंट कहते हैं, इसका ड्यूरेशन जो है ना वो फॉर द टाइम बीइंग होता है। दूसरा फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, तीसरा समेटिव असेसमेंट होता है। अब डायग्नोस्टिक असेसमेंट क्या चीज़ है? एन असेसमेंट दैट मेजर अ स्टूडेंट्स करंट नॉलेज फॉर द पर्पज ऑफ असाइनिंग अ सूटेबल कोर्स। दिस असेसमेंट इज कंडक्टेड बिफोर द एडमिशन इज ऑफर्ड टू अ कोर्स और अ प्रोग्राम। डायग्नोस्टिक असेसमेंट क्या चीज़ है? ये एक स्टूडेंट की करंट नॉलेज को चेक करता है। उसका मकसद ये होता है कि अगर हम लेट सपोज एक नया कोर्स एक स्टूडेंट को ऑफर करते हैं तो क्या वो इसके कैपेबल है, क्या उसकी कैपेबिलिटी है कि वो उसको कवर अप करेगा। लेट सपोज एक 2 क्लास में आप एक बच्चे को मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, पैरामीटर और एरिया की बात हो रही है, तो अगर 5th क्लास में उसकी कुछ चेंजेस आने वाले या 3rd क्लास में, तो हम इसको चेक करते हैं कि क्या स्टूडेंट इस कैपेबल है कि वो आने वाला जो उसके ऊपर कोर्स आने वाला है वो इस कैपेबल है कि पैरामीटर और एरिया को जानता है। तो इस तरह की मतलब एक फॉर द टाइम बीइंग कि हम अगर कोई स्टूडेंट को ऑफर करना चाहते हैं, इससे पहले हम जो चीज़ चेक करते हैं उसको डायग्नोस्टिक असेसमेंट कहते हैं, या एक नया कोर्स है या प्रोग्राम है। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या चीज़ है? एन असेसमेंट दैट इज जनरली कैरिड आउट थ्रू आउट अ कोर्स। पूरी कोर्स के बारे में एट द एंड, अगर हम एक कोर्स पढ़ाते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, दिस असेसमेंट इज यूज्ड टू असिस्ट लर्निंग। एट द एंड जो है ना, फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट में फ़र्क ये है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है ना दैट इज जनरली कैरिड आउट थ्रू अ कोर्स, पूरी कोर्स में। दिस असेसमेंट इज यूज्ड टू असिस्ट लर्निंग, हम इसमें सिर्फ ये चाहते हैं कि इसकी लर्निंग चाहते हैं कि लर्निंग इसने कितने हासिल किए। और समेटिव असेसमेंट जो है ना जनरली कैरिड आउट एट द एंड ऑफ ए कोर्स, साल के आखिर में जो फाइनल एग्जाम हम लेते हैं वो समेटिव है। फॉर्मेटिव असेसमेंट मतलब ये है कि हम सिर्फ थ्रू आउट द कोर्स मुख्तलिफ हिस्सों से एमसीक्यूज लेते हैं, ट्रू फॉल्स लेते हैं, इस तरह की ये तमाम चेकिंग जो होती है उसको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। उसके बाद असेसमेंट के तरीके क्या है? तो देयर आर जनरली 2 मेथड्स ऑफ असेसमेंट। एक ऑब्जेक्टिव असेसमेंट है, एक सब्जेक्टिव असेसमेंट है। ऑब्जेक्टिव असेसमेंट क्या है? ऑब्जेक्टिव असेसमेंट इज अ फॉर्म ऑफ क्वेश्चन विच हैज अ सिंगल करेक्ट आंसर आउट ऑफ मोर देन वन पॉसिबल। अब एमसीक्यूज टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, क्विजेज वगैरह जो होते हैं, मैचिंग द क्वेश्चंस होते हैं, इन तमाम को हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव असेसमेंट। सब्जेक्टिव असेसमेंट क्या है? सब्जेक्टिव असेसमेंट इज अ फॉर्म ऑफ क्वेश्चन which may have more than one correct answer or more than one way of expressing the correct answer. For example, short answer या detailed answer, summarize, notes, ऐसे वगैरह, ये तमाम चीज़ें ये सब्जेक्टिव फॉर्म में आता है। इनफॉर्मल और फॉर्मल असेसमेंट क्या चीज़ है? फॉर्मल असेसमेंट क्या है? फॉर्मल असेसमेंट यूजुअली इन्वॉल्व्स रिटन कंटेंट सच एज अ टेस्ट और अ पेपर। अगर पेपर हम लेते हैं, एक रिटन टेस्ट लेते हैं, ये तमाम जो है ना इनफॉर्मल असेसमेंट है। क्विज वगैरह लेते हैं, असाइनमेंट देते हैं। इनफॉर्मल क्या है? एन इनफॉर्मल असेसमेंट यूजुअली टेक्स प्लेस रैंडमली एंड मे कंटेन ऑब्जर्वेशन, क्लासरूम क्लास पार्टिसिपेशन, रेटिंग स्केल्स, बिहेवियर एंड डिस्कशन।
स्टूडेंट के एकेडमिक्स के अलावा हम उसकी कोई और चीज जब चेक करते हैं उसको हम इनफॉर्मल असेसमेंट कहते हैं। फिर असेसमेंट के स्टैंडर्ड क्या है? हाई क्वालिटी असेसमेंट इज असेसमेंट स्टैंडर्ड असेसमेंट स्टैंडर्ड्स ऑफ असेसमेंट क्या है? हाई क्वालिटी असेसमेंट इज असेसमेंट विद हाई लेवल ऑफ रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। उसमें हम जो है ना किसी असेसमेंट की अगर हम स्टैंडर्ड चेक करना चाहते हैं तो उसमें दो चीजें होनी चाहिए, एक रिलायबिलिटी है और एक वैलिडिटी है। अब रिलायबिलिटी क्या है? एन असेसमेंट इज रिलायबल if it consistently achieves the same result with the same students। अगर हम वो रिजल्ट हासिल करते हैं जो स्टूडेंट्स मतलब जिन स्टूडेंट्स के लिए हमने उसको बनाया है वो रिलायबल है, दैट इज रिलायबल। वो असेसमेंट जो रिलायबल है। इफ इट कंसिस्टेंटली अचीव्स द सेम रिजल्ट, वो रिजल्ट जो हम हासिल करना चाहते हैं विद द सेम स्टूडेंट्स के लिए तो हम उसको रिलायबिलिटी कहते हैं। वैलिडिटी क्या है? A valid assessment is one which measure what it is aimed to measure। मतलब जो हम मैयर करना चाहते हैं वो उसमें हम मैयर करें, जो हम ऑब्जेक्टिव्स जो हमारे जो ऑब्जेक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल इट वुड नॉट बी वैलिड टू असेस मैथमेटिक्स वर्बली। मैथमेटिक्स जो है ना वो वर्बली अगर आप लेना चाहते हैं तो ये वैलिड नहीं है। वैलिड ये होगा कि उसके लिए बाकायदा आपने क्वेश्चन देना है, वो लिखना है, उस पर प्रैक्टिस करना है, तो वैलिडिटी ये है। और रिलायबिलिटी ये है कि हम सेम रिजल्ट द सेम स्टूडेंट से हासिल करें तो ये रिजल्ट है। मतलब जिनके लिए बनाए हैं उसी से हम वो उसी स्टैंडर्ड को हम जब चेक करते हैं वो हमारा जो लेवल है उसी लेवल को जब हम इख्तियार करते हैं तो ये रिलायबल है। और वैलिडिटी मतलब ये है कि वैलिडिटी जो मकसद जो जिस सब्जेक्ट का जो मकसद होती है उसको आप कवर करें। अब हम अपने एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंस्ट्रक्शनल मटेरियल? कौन सा जो है ना इसमें इंस्ट्रक्शन मटेरियल नहीं है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ओवरहेड प्रोजेक्टर। इसमें जो है ना ऑडियो कैसेट, प्रिंटेड मटेरियल, ट्रांसपेरेंसी, ये तमाम जो है ना ये इंस्ट्रक्शन मटेरियल है बगैर के ओवरहेड प्रोजेक्टर। दूसरा जो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कौन सा करेक्ट नहीं है? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है लेक्चर मेथड कैन डेवलप रीजनिंग। लेक्चर मेथड कैन डेवलप नॉलेज। लेक्चर मेथड इज वन वे प्रोसेस और ड्यूरिंग लेक्चर मेथड स्टूडेंट्स आर पैसिव। ये भी सही है, लेक्चर मेथड इज वन वे प्रोसेस, बिल्कुल ये टू वे तो नहीं है, सिर्फ आपकी तरफ से होगा, ये भी सही है। लेक्चर मेथड कैन डेवलप नॉलेज भी इंक्रीज होता है। लेक्चर मेथड कैन डेवलप रीजनिंग इसमें नहीं है तो इसलिए ये करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स इवैल्यूएशन? इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है ना वो इवैल्यूएशन हमें जाहिर करता है? राम या अली गॉट मार्क्स आउट ऑफ 200, ये भी सही है। मोहन गॉट 38% मार्क्स इन इंग्लिश, ये भी सही है। शायाम गॉट फर्स्ट डिवीजन इन फाइनल एग्जामिनेशन, ये भी सही है। सारा ऑल ऑफ द एबोव, तो ये करेक्ट ऑप्शन जो है दैट इज डी। इसमें सारे ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीम टीचिंग हैज द पोटेंशियल टू डेवलप। टीम टीचिंग क्या चीज होती है? उसमें जो है ना हम क्या चेक करते हैं? द हैबिट ऑफ सप्लीमेंटिंग द टीचिंग ऑफ ईच अदर, यानी वो हैबिट जो सप्लीमेंट करते हैं द टीचिंग ऑफ ईच अदर, एक दूसरे को जो है ना सप्लीमेंट करना, उस हैबिट को हम क्या कहते हैं? ये टीम टीचिंग। इसमें ये होता है कि टीम टीचिंग का मकसद ये होता है कि इसमें वो पोटेंशियल डेवलप होता है कि वो ऑप्शन नंबर सी में है, द हैबिट ऑफ सप्लीमेंटिंग द टीचिंग ऑफ ईच अदर, एक दूसरे की टीचिंग को जो है ना वो इंप्रूव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओपन बुक एग्जामिनेशन सिस्टम? कौन सा इसमें ओपन बुक एग्जामिनेशन? तो इट ऑप्शन नंबर डी, इट कंपेल स्टूडेंट्स टू थिंक, यानी स्टूडेंट्स बिकम सीरियस, ठीक है। इट इंप्रूव्स अटेंडेंस इन द क्लासरूम। सवाल को आप जान लें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ ओपन बुक एग्जामिनेशन क्या होता है? स्टूडेंट बिकम सीरियस, इट इंप्रूव्स अटेंडेंस इन द क्लासरूम, और इट रिड्यूस एग्जामिनेशन एंजाइटी अमंग स्टूडेंट्स, इट कंपेल स्टूडेंट्स टू थिंक। ये स्टूडेंट्स को
सोच करने पे मजबूर करते, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें कौन सा करेक्ट है? तो कम्युनिकेटर शुड हैव फाइन सेंसेस, कम्युनिकेटर शुड हैव टॉलरेंस पावर, कम्युनिकेटर शुड बी सॉफ्ट स्पोकन, और कम्युनिकेटर शुड बी गुड पर्सनालिटी। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट है, कम्युनिकेटर शुड हैव फाइन सेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इफेक्टिव टीचर इज वन हु कैन, कौन सा इफेक्टिव टीचर होता है? तो मोटिवेट स्टूडेंट टू लर्न, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना, कि लर्निंग के लिए उसको मोटिवेट करना, दैट इज इफेक्टिव टीचर। द मेन एम ऑफ टीचिंग इज, टीचिंग का मकसद क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है टू डेवलप ओनली रीजनिंग, टू डेवलप ओनली थिंकिंग, दोनों इसमें ठीक है, रीजनिंग और थिंकिंग दोनों को इंप्रूव करना, ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्वालिटी ऑफ टीचिंग इज रिफ्लेक्टेड, कौन सी टीचिंग की जो ना क्वालिटी जो हमें रिफ्लेक्ट होती है? तो ये है बाय द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड बाय स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स जब क्वेश्चन आपसे पूछता है तो ये क्वालिटी टीचिंग आपकी उस वक्त क्वालिटी इसमें होगी जब स्टूडेंट आपसे पूछा जाता है। अगर स्टूडेंट आपसे पूछता नहीं तो समझो कि आपकी टीचिंग क्वालिटी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनदर नेम ऑफ बेसिक एजुकेशन आर, नई तालीम इज, नई तालीम या बेसिक एजुकेशन का मकसद क्या है? ऑप्शन नंबर सी, वर्धा एजुकेशन प्लान, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू वुड बी अ टीचर हाउ वुड यू लाइक टू बिहेव विद योर स्टूडेंट, अगर आप टीचर होते तो फिर आप क्या करते? तो यू शुड बी हैविंग अ डेमोक्रेटिक स्टाइल, डेमोक्रेटिक, ऑप्शन नंबर बी, उनसे भी राय लेना। व्हेन यू आर maltreated in your class, maltreated in your class as a newcomer, then how will you deal with students? अगर when you are maltreated in your class as a newcomer, then how will you deal with students? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है थ्रू इम्प्रूविंग यूर क्वालिटीज, maltreated आपसे हो रही है तो आपने क्या करना है? उसको उन क्वालिटीज को इम्प्रूव करना है, ऑप्शन नंबर सी। If students allege you for making favoritism in evaluation, how can you deal with this problem? अगर स्टूडेंट आप पे इल्जाम लगाते हैं कि आपने फेवरेटिज्म किया है तो फिर आप क्या करेंगे? Showing the students answer books in order to satisfy them, उसको फिर आपने रिजल्ट दिखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a schedule का student is admitted in your class, the other classmates treat him uncountable and live in isolation, how would you give him better adjustment in the class? इस तरह का स्टूडेंट जब आपके क्लास में आते हैं तो आपने क्या करना है? बाय पुटिंग एग्जाम्पल बाय हिज ओन डीड्स, तो आपने उसको क्या करना है? अपने कारनामों से जो है ना क्या करना है? एग्जाम्पल देना है, एग्जाम्पल बाय पुटिंग एग्जाम्पल बाय हिज ओन डीड्स, हिज ओन डीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ चाइल्ड हैज नेल बाइटिंग हैबिट in the class, how could you improve his habit? अगर एक बच्चा नाखून काटता है तो इसका आपने क्या करना है? You insult him in the class, नहीं, you attempt to mold his behavior under strict observation, आपने उसको बार बार ऑब्जर्व करना है तो इसका ये मसला हल हो जाएगा। When a stubborn, submissive and shameful child is sitting in your class, you think about him as he is a dash, तो ऑप्शन नंबर सी, disciplined and obedient student, child या child. When a stubborn, submissive and shameful child is sitting in your class, you think about him as he is a disciplined and obedient child. Next question, teachers need to study educational philosophy mainly because he, तो dash, टीचर्स आर इनकेपेबल ऑफ फार्मुलेटिंग देयर ओन फिलॉसफी, वो इसलिए कि वो अपना जो है ना वो फिलॉसफी इनकेपेबल है, अपनी फिलॉसफी वो नहीं फार्मुलेट कर सकते, इसलिए वो फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन पढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेवी लाइक बेस्ट द फॉलोइंग डिफिनेशन ऑफ एजुकेशन, कौन सा एजुकेशन जॉन डेवी ने कौन सा डिफिनेशन दिया? रिकैप्चुलेशन, उसका करेक्ट ऑप्शन है रिकैप्चुलेशन। Which of the following is not one of the aims and purpose of UNESCO? यूनेस्को का मेन पर्पस जो नहीं है
और पर्पज या एम नहीं है, वो कौन सा है? हेल्प्स टू यूनाइट पीपल ऑफ द वर्ल्ड, ये उसका लोगों को जमा करना उसका ऑप्शन नहीं है या ऑब्जेक्टिव नहीं है। यूनेस्को हैज वन ऑफ द many promising activities a campaign to provide, क्या करना है? एजुकेशन फॉर ऑल एडल्ट्स ऑफ द मेंबर नेशंस। तो इंशाल्लाह मजीद क्वेश्चन हम आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक्स फॉर योर वाचिंग एंड हैविंग योर टाइम। और सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बिल वाले आइकन को दबाएं ताकि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम।